जायोन सा एक प्रोफेशनल डीमन स्लेयर है, लेकिन वह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। बचपन से ही उसे डेथ और डीमंस के प्रति एक अजीब सा ऑब्सेशन रहा है। उसके लिए लव का मतलब किसी के साथ जीना नहीं, बल्कि उसे अपने हाथों से मारना है। इसी वजह से उसे इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी नजर में सिर्फ डेमंस ही खूबसूरत होते हैं और जिन्हें वह प्यार करती है उन्हें मार देना ही उसके लव कन्फेशन का तरीका है। एक रात वह एक रेड हेयर्ड गाय को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए देखती है। बाहर से वह बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन लगता है, लेकिन जायोन उसकी डिमोनिक ऑरा तुरंत महसूस कर लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। बिना एक सेकंड सोचे वो उसके सामने जाकर कह देती है, आई लाइक यू। लड़का इसे एक नॉर्मल कन्फेशन समझकर हैरान हो जाता है, लेकिन जायोन के लिए इसका मतलब कुछ और ही होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वह इस खूबसूरत डीमन को अपने हाथों से मारना चाहती है। अगले दिन कहानी हाई स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ जायोन एक अंडरकवर स्टूडेंट बनकर रह रही होती है। उसकी दोस्त उसे बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह देती है, लेकिन वह साफ कहती है कि लव इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव और उसे सिर्फ डीमंस पसंद है। वह मानती है कि असली खूबसूरती सिर्फ डेमंस में होती है, इसलिए उसका हार्ट कभी किसी इंसान के लिए धड़क ही नहीं सकता। इसी दौरान उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। बाकी सभी छात्रों को वह एक शांत और नॉर्मल बॉय दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जायोन उसके पास जाती है उसे उसके शरीर से एक बहुत ही खतरनाक ईविल ऑरा महसूस होती है। वह इतनी पावरफुल डिमोनिक प्रेजेंस महसूस करती है कि तुरंत उसकी इंटरेस्ट उस लड़के में बढ़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि उसे इस लड़के के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। स्कूल खत्म होने के बाद जायोन चुपचाप उस लड़के का फॉलो करती है। उसके हाथ में एक नाइफ होती है और वह तय कर चुकी होती है कि अब वह अपना लव कन्फेशन करेगी, लेकिन उसके लिए कन्फेशन का मतलब सीधा जानलेवा अटैक करना है। जैसे ही वह लड़के पर नाइफ अटैक करती है, वह एक पल में उससे बच जाता है। उसी पल जायोन समझ जाती है कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई देती है और उसकी असली पावर की पहली झलक मिलती है। यहीं से इस ट्विस्टेड रोमांस की असली शुरुआत होती है, जहां एक साइको डीमन स्लेयर की मुलाकात एक रहस्यमयी और बेहद पावरफुल डीमन से होती है। जायोन के नाइफ अटैक के बाद भी वह रहस्यमयी लड़का जिंदा रहता है। उसके सीने में गहरा घाव होने के बावजूद वह कुछ ही सेकंड में हील होने लगता है। ये देखकर जायोन पूरी तरह शॉकड रह जाती है। पहली बार उसने किसी ऐसे डीमन को देखा था जो उसके जानलेवा हमले के बाद भी बिल्कुल आराम से खड़ा था। उसी पल उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण डीमन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उधर डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग अपने महल में बैठा अपने अधीनस्थ डेमंस से बात कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि कई डेमंस जो ह्यूमन वर्ल्ड गए थे कभी वापस नहीं लौटे। वह यह भी सुनता है कि इंसानों के बीच एक पुरानी डीमन हंटर की कहानी आज भी जिंदा है, जिसने अनगिनत डीमंस का शिकार किया था। ये सब सुनकर डीमन किंग फैसला करता है कि अब वह खुद ह्यूमन वर्ल्ड जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में वह रहस्यमयी लड़का बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह घूम रहा होता है, लेकिन जायोन उसे देखते ही फिर से वही डैमनिक ऑनरा महसूस करती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह सोचती है कि आखिर उसका अटैक क्यों काम नहीं आया। पहली बार उसे किसी टारगेट के सामने हार जैसा एहसास हुआ था। पीई क्लास के दौरान लड़का दूर से जायोन को चुपचाप देखता है। वह समझ जाता है कि लड़की का किलिंग इंटेंट बिल्कुल असली था। फिर भी उसे महसूस होता है कि जायोन की हरकतों में सिर्फ हत्या नहीं बल्कि कोई अजीब सा लव कन्फेशन भी छिपा है। दूसरी तरफ जायोन भी उसे लगातार देखती रहती है और मन ही मन तय करती है कि अगली बार वह कोई गलती नहीं करेगी। कुछ देर बाद जायोन अचानक उसके हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाती है। लड़का हैरान होकर पूछता है कि वह यहाँ कैसे आ गई। जायोन इस बार कोई अटैक नहीं करती। वह शांत होकर उसे कहती है कि आफ्टर स्कूल वह रूफटॉप पर उससे अकेले मिलना चाहती है। साथ ही वह साफ कह देती है कि वहाँ कोई तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए। लड़का उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल चलता रहता है कि आखिर इस लड़की का असली इरादा क्या है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों रूफटॉप पर आमने सामने खड़े होते हैं। लड़का सोचता है कि शायद इस बार उसे एक नॉर्मल कन्फेशन सुनने को मिलेगा, लेकिन जायोन अचानक अपनी गन निकालकर सीधे उसकी तरफ तान देती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि उसका लव सिर्फ एक ही तरीके से साबित हो सकता है और वह है उसे मार देना। उसके लिए यही सबसे सच्चा कन्फेशन है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जायोन लगातार गनफायर करती है, लेकिन लड़का हर बुलेट से बच निकलता है। लड़ते लड़ते उसे अचानक समझ आता है कि जायोन के हमले उसे सिर्फ घायल नहीं कर रहे बल्कि किसी तरह उसकी डेमोनिक पावर को भी प्रभावित कर रहे हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि इस लड़की के हमलों में कुछ ऐसा है जो किसी आम डेमन स्लेयर के बस की बात नहीं। आखिर में लड़का फिर से बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन जायोन उसे देखकर दुखी होने की बजाय खुशी से मुस्कुराने लगती है। वह कहती है कि आज का कन्फेशन भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन उसे इतने ताकतवर डीमन से लड़कर बहुत मजा आया। वहीं लड़का उसके पागलपन को देखकर समझ जाता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी साइको डीमन स्लेयर है जो प्यार और मौत को एक ही चीज मानती है। यहीं से दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और अजीब ट्विस्टेड रोमांस की शुरुआत होती है। अगले दिन वह रहस्यमयी लड़का, जो असल में डीमन किंग था, अपने ह्यूमन लाइफ का मजा लेते हुए आराम से स्कूल जाने लगता है। वह सोचता है कि इंसानों की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब ह्यूमंस पहले से ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे अजीब इंसान उसके लिए जायोन थी, जो बिना किसी डर के बार बार उसे मारने की कोशिश कर रही थी। फिर भी न जाने क्यों उसे यह सब बेहद इंटरेस्टिंग लगने लगा था। स्कूल के रास्ते में जायोन हमेशा की तरह अचानक उसके सामने आ जाती है और मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग माय एंजल कहती है। लड़का भी मुस्कुराकर जवाब देता है और कहता है कि स्कूल जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो क्योंकि चारों तरफ बहुत लोग हैं। दोनों साथ साथ स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। बाहर से वे बिल्कुल किसी नॉर्मल कपल की तरह
दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। डीमन किंग सोचता है कि यह लड़की पूरी तरह क्रेजी है, लेकिन उसकी यह दीवानगी उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही है। उसी समय एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो डीमन हंटर्स को नियंत्रित करते थे, जायोन की मिशन रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि वह लगातार 2 बार अपने टारगेट को खत्म करने में नाकाम रही है। कुछ लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका लीडर कहता है कि अभी फैसला करने का समय नहीं आया। वह सभी को आदेश देता है कि जायोन पर भरोसा रखो और उसे थोड़ा और समय दो। उनका मानना था कि अगर कोई इस मिशन को पूरा कर सकता है तो वह सिर्फ जायोन ही है। क्लासरूम में बैठा डीमन किंग अचानक महसूस करता है कि कोई उसकी कुर्सी पर उंगली से टच कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता है तो जायोन बड़ी मासूम सी मुस्कान के साथ पूछती है कि क्या वह उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह धीरे से कहती है, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। पूरी क्लास में यह बात सुनकर कोई भी उसकी असली मंशा नहीं समझ पाता, क्योंकि सबको लगता है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है। लेकिन डीमन किंग जानता था कि वह एक एक शब्द गंभीरता से कह रही है। स्कूल के बाद दोनों फिर अकेले मिलते हैं। इस बार जायोन थोड़ी उलझन में दिखाई देती है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि एक ही इंसान को बार बार मारने की इच्छा क्यों हो रही है। फिर वह शर्माते हुए स्वीकार करती है कि शायद यही उसका लव है। वह कहती है कि वह उसे इसलिए मारना चाहती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। उसके लिए किलिंग और लव दोनों एक ही चीज है। ये सुनकर डीमन किंग पहली बार उसकी भावनाओं को थोड़ा समझने लगता है और मुस्कुराकर उसकी बात सुनता रहता है। लेकिन यह अजीब रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल जायोन अचानक एक भारी हैमर निकाल लेती है और पूरी ताकत से उसके सिर पर हमला कर देती है। डीमन किंग समय रहते बच जाता है, लेकिन हमला इतना तेज था कि जमीन तक हिल जाती है। जायोन तेज तेज सांस लेते हुए कहती है कि क्या वह उसे फिर से रिजेक्ट कर रहा है। उसके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा उत्साह दिखाई देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जायोन लगातार हैमर से वार करती रहती है और डीमन किंग हर बार मुश्किल से बचता है। आखिर एक वार उसके शरीर पर लग ही जाता है और वह जमीन पर गिरकर खून उगलने लगता है। जायोन उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, एज एक्सपेक्टेड यू नेवर डिसअपॉइंट। उसके लिए यह लड़ाई किसी डेट से कम नहीं थी। दूर आसमान में उड़ रहा एक काला क्रो यह पूरा दृश्य देख रहा होता है। वह सीधा डीमन वर्ल्ड पहुंचकर एक खूबसूरत डीमन वुमन को सारी खबर देता है। वह हैरान होकर कहती है कि क्या उनका महान डीमन किंग सच में एक साधारण ह्यूमन गर्ल से इतना परेशान हो गया है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि यह लड़की भविष्य में डीमन वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ जायोन और डीमन किंग की यह खतरनाक पागलपन से भरी लव स्टोरी अब पहले से भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। इसी बीच डीमन वर्ल्ड की एक खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक डीमन, जिसे बाकी राक्षस भी सम्मान देते थे, इंसानों की दुनिया में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ जाती है। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने डीमन किंग की हालत अपनी आंखों से देखना। वह स्कूल के प्रिंसिपल से मीठी बातें करती है और बिना किसी परेशानी के उसी क्लास में एडमिशन ले लेती है जहां डीमन किंग पढ़ रहा था। दूसरी तरफ डीमन किंग को अचानक बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उधर जायोन अपने डेस्क पर बैठी सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिर उसने अपने कन्फेशन में ऐसा क्या कहा था कि लड़का अभी तक उसे दूर भाग रहा है। दोस्त मजाक में कहती है कि वह लड़का इतना इमोशनलेस है कि पता नहीं इंसान भी है या नहीं। जायोन सिर्फ शर्माकर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही पागलपन भरा लव घूम रहा था। तभी टीचर पूरी क्लास को बताते हैं कि आज उनकी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है। दरवाजा खुलता है और अंदर वही सुनहरे बालों वाली लड़की प्रवेश करती है। पूरी क्लास उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। लगभग सभी लड़के तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन डीमन किंग उसे देखते ही समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जायोन पहली ही नजर में उस लड़की को देखकर असहज महसूस करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की से इतनी डेंजरस ऑनरा क्यों आ रही है। कुछ देर बाद डीमन किंग सीधे उस नई लड़की के पास पहुंचता है और मुस्कुराकर पूछता है, ट्रांसफर स्टूडेंट? लड़की भी मुस्कुराते हुए उसे आदर से जवाब देती है। उनकी बातचीत देखकर बाकी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जायोन के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाता है। उसके अंदर जलन और गुस्सा दोनों एक साथ फूट पड़ते हैं। वह मन ही मन सोचती है, ये लड़की आखिर है कौन और मेरे एंजल के इतने करीब क्यों खड़ी है। लंच ब्रेक में डीमन किंग उस नई लड़की को अकेले मिलने बुलाता है। बाहर आते ही लड़की सम्मान से उसे माय लॉर्ड कहकर संबोधित करती है। वह बताती है कि पूरा डीमन वर्ल्ड उसकी चिंता कर रहा था, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा देखने भेजा गया है। डीमन किंग हल्की मुस्कान के साथ उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि फिलहाल उसे इंसानों की दुनिया में रहना अच्छा लग रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर छत पर बैठी जायोन उनकी हर हरकत देख रही थी। जायोन की आंखों में अब सिर्फ जेलसी नहीं बल्कि खतरनाक किलिंग इंटेंट दिखाई देने लगती है। उसके लिए यह ऐसा था जैसे कोई दूसरी लड़की उसके प्यार को छीनने की कोशिश कर रही हो। बिना एक पल गंवाए वह अपनी जेब से चाकू निकालती है और पूरी ताकत से नीचे खड़ी उस डीमन गर्ल पर फेंक देती है। अगले ही पल हवा में खून की छींटें उड़ जाती हैं। हमला इतना अचानक था कि किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वहीं डीमन किंग तुरंत समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यानी जायोन अब इस नई डीमन से भी टकराने वाली है और यहीं से उनकी यह पागल, खूनी और बेहद अजीब लव ट्रायंगल पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। जायोन पूरी ताकत से चाकू फेंकती है, लेकिन आखिरी सेकंड पर डीमन किंग अपना हाथ आगे कर देता है। चाकू सीधे उसकी हथेली को चीर देता है। उसकी हथेली से खून बहने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखता। यह देखकर
मगर जायोन का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वह घबराकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन डीमन किंग सिर्फ मुस्कुराकर उसका चाकू वापस उसके हाथ में रख देता है। जायोन तुरंत शर्म से लाल हो जाती है और मन ही मन खुश होने लगती है कि उसका एंगल हमेशा उसकी परवाह करता है। दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाली डीमन गर्ल ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वह सोचती है, मेरे डीमन लॉर्ड ने इस इंसानी लड़की के लिए खुद को घायल कर लिया, ऐसा सम्मान तो मुझे भी कभी नहीं मिला। अब उसके अंदर भी ईर्ष्या और गुस्सा भर जाता है। वह तय कर लेती है कि इस लड़की को रास्ते से हटाना ही होगा। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। जयोन चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए उसे देखती है, जबकि दूसरी तरफ डीमन गर्ल दांत पीस रही होती है। उनके बीच बिना कुछ कहे ही एक खतरनाक बैटल ऑफ जेलसी शुरू हो जाती है। आखिरकार वह डीमन लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते मन ही मन कसम खाती है कि वह इस इंसानी लड़की को कभी नहीं छोड़ेगी। उसी शाम डीमन किंग को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, टुनाइट 7 PM एट द पार्क। वह समझ जाता है कि यह चिट्ठी जायोन ने भेजी है। पहले वह उसे दूर से ऑब्जर्व करने वाला था, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उससे मिलना जरूरी हो गया। शाम होते ही जायोन पार्क पहुंचती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी उसी डीमन गर्ल पर पड़ती है, लेकिन इस बार वह स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि कैजुअल कपड़ों में होती है। दोनों कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को घूरती रहती हैं। अचानक जायोन मुस्कुराकर हाथ हिलाती है, जैसे वह कोई पुरानी दोस्त हो। अगले ही पल बिजली जैसी स्पीड से वह हमला करती है और एक ही वार में उस डीमन लड़की को जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरी हुई डीमन गर्ल दर्द से कराहती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हैरानी ज्यादा होती है। वह कांपती हुई सोचती है, ये लड़की पूरी तरह पागल है, बिल्कुल इंसेन। उसे अब समझ आने लगता है कि उसके डीमन लॉर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान नहीं बल्कि प्यार में पागल यह लड़की है। उधर थोड़ी दूर खड़ा डीमन किंग ये पूरा नजारा शांत चेहरे के साथ देख रहा होता है। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ दो लड़कियों की जेलसी नहीं थी। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह अजीब सा लव ट्रायंगल कभी भी खूनी युद्ध में बदल सकता है। पार्क में हुई उस छोटी सी लड़ाई के बाद भी हालात बिल्कुल शांत नहीं होते। डीमन किंग, सुनहरे बालों वाली डीमन गर्ल और जायोन तीनों एक दूसरे पर नजर रख रहे होते हैं। इस बीच दानवों की दुनिया में भी तनाव बढ़ चुका होता है। कुछ कट्टर डीमंस मानते हैं कि इंसानों से किसी भी तरह का रिश्ता कमजोरी की निशानी है, जबकि कुछ लोग डीमन किंग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह जायोन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सीधे महियोन के पास पहुंच जाती है और पीछे से उसे कसकर पकड़ लेती है। वह फिर वही मासूम सवाल पूछती है, क्या आज मुझे तुम्हें मारने दोगे? महियोन सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है, जबकि दूर खड़ी सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की यह सब देखकर फिर से जलने लगती है। स्कूल जाते समय उनके साथ दो और लड़के भी मिल जाते हैं। तभी एक नया चेहरा सामने आता है। यह वही रहस्यमयी ग्रे हेयर्ड आदमी होता है जिसे सभी लोग फादर एजमोडियस कहकर बुलाते हैं। वह बाहर से एक साधारण इंसान और शिक्षक जैसा दिखता है, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होते ही कई डेमंस घबरा जाते हैं। उसकी गर्दन में लटका क्रॉस देखकर साफ पता चलता है कि उसका संबंध चर्च और दानवों के खिलाफ लड़ने वाली संस्था से है। क्लास में आते ही एजमोडियस सभी छात्रों को ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ जायोन का पूरा ध्यान सिर्फ महियोन पर होता है। वह बाकी दुनिया से बेखबर उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। वहीं सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की समझ नहीं पा रही होती कि यह लड़की सच में पागल है या इतनी ताकतवर कि किसी से डरती ही नहीं। एजमोडियस जल्दी ही एक बात नोटिस कर लेता है। उसे महसूस होता है कि इस स्कूल में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। एक तरफ डीमन किंग इंसानों के बीच रह रहा है, दूसरी तरफ एक लड़की है जो उसे मारना चाहती है लेकिन उससे बेहद प्यार भी करती है। ये पूरा मामला किसी साधारण मिशन जैसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की एजमोडियस से अकेले में बात करती है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसे इस स्कूल में क्यों भेजा गया है। एजमोडियस शांत स्वर में कहता है कि उनका असली मिशन सिर्फ डीमन किंग की रक्षा करना नहीं बल्कि उस रहस्यमयी लड़की की असली प्रकृति का पता लगाना है। अगर जरूरत पड़ी तो वे उसे रोकेंगे भी। उसी समय जायोन दूर बैठी महियोन को देख रही होती है और उसके गाल खुशी से लाल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एजमोडियस और डीमन लड़की पर पड़ती है उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। उसे साफ महसूस होता है कि ये दोनों उसके एंजल के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद महियोन और जायोन साथ साथ बाहर निकलते हैं। दोनों आराम से बातें करते हुए स्कूल से दूर जाने लगते हैं। पीछे खड़ी डीमन लड़की उन्हें घूरती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि वो कोई नया प्लान बना चुकी है। उधर एजमोडियस भी खिड़की से उन दोनों को जाते हुए देखता है। उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह लड़की सिर्फ एक पागल इंसान है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी डीमन वर्ल्ड की किस्मत बदल सकता है। महियोन को अचानक महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके अंदर मौजूद डीमन किंग्स पावर धीरे धीरे जाग रही है, लेकिन वह घबराने की बजाय मुस्कुराते हुए सब कुछ छिपाने की कोशिश करता है। जायोन उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गलत है, लेकिन महियोन उसे बस इतना कहकर टाल देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। उधर स्कूल के अंदर फादर एजमोडियस और सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की की बहस जारी रहती है। एजमोडियस साफ कह देता है कि जब तक उस रहस्यमयी एंजल का मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई भी डीमन किंग को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वह लड़की उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि अगर मौका मिला तो वह खुद डीमन किंग को अपने साथ ले जाएगी। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह गुस्से में एजमोडियस पर ही हमला कर देती है, लेकिन एजमोडियस उसकी हर चाल को बड़ी आसानी से रोक देता है। दोनों की ताकत देखकर साफ पता चलता है कि वे आम इंसान या साधारण
साधारण डेमंस नहीं है। कुछ ही सेकंड में एस्मोडियस उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कर देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे खुद रोकना पड़ेगा। इधर बाहर जायोन और महियोन अकेले खड़े होते हैं। जायोन का चेहरा पहली बार पूरी तरह गंभीर हो जाता है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे वह हमेशा महियोन को मारने की बात करती थी, लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी उलझन चल रही होती है। वह देख रही थी कि अब महियोन के आसपास और भी लोग आने लगे हैं। तभी सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की भी बाहर आ जाती है और बिना कुछ कहे महियोन के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है। ये नजरा देखते ही जायोन के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसके अंदर जलन इतनी बढ़ जाती है कि वह चाकू को और कसकर पकड़ लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका सबसे कीमती खिलौना उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। महियोन ये सब देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसकी एक मुस्कान ही जायोन का गुस्सा शांत कर देती है। अगले ही पल वह फिर से शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ क्लास के अंदर डीमन लड़की जानबूझकर समय बर्बाद कर रही होती है ताकि एस्मोडियस अपने असली मिशन पर ध्यान न दे सके। वह उसे बार बार छेड़ती है और कहती है कि अगर डीमन किंग नहीं मिला तो शायद वह उसी को अपना साथी बना ले। एस्मोडियस उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और उसे फिर से चेतावनी देता है, लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। महियोन अचानक क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसकी आंखें अब हल्की लाल चमक रही थीं और उसके शरीर से काली दानवी ऊर्जा निकलने लगती है। वह सीधे एस्मोडियस का हाथ पकड़ लेता है, ठीक उसी हाथ से जिसमें वह डीमन लड़की को रोक रहा था। पहली बार एस्मोडियस के चेहरे पर भी घबराहट दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि सामने खड़ा लड़का पहले वाला शांत छात्र नहीं रहा। उसके अंदर छिपा डीमन किंग धीरे धीरे जाग रहा है। वहीं डीमन लड़की भी पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि अगर डीमन किंग पूरी तरह जाग गया तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। एस्मोडियस समझ जाता है कि सामने खड़ा लड़का अब पूरी तरह सामान्य इंसान नहीं रहा। महियोन के शरीर से निकल रही दानवी ऊर्जा उसे साफ बता देती है कि डीमन किंग की शक्ति जागने लगी है। फिर भी वह खुद को संभालते हुए कहता है कि मामला अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। महियोन दूसरी तरफ बिल्कुल शांत दिखाई देता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें बता रही थीं कि उसके अंदर कोई और ही जाग चुका है। वह एस्मोडियस की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जिससे पहली बार एस्मोडियस भी थोड़ा घबरा जाता है। तभी क्लास का एक साधारण छात्र दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। एस्मोडियस तुरंत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई आम इंसान इस लड़ाई में फंस जाए। लेकिन महियोन उस लड़के की तरफ देखकर बस मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। एस्मोडियस उससे पूछता है, तुम आखिर हो कौन हो? महियोन सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान के साथ एस्मोडियस को देखता रहता है। उसी समय सुनहरे बालों वाली डीमन लड़की भी चुपचाप दोनों को देख रही होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि डीमन किंग आखिर क्या सोच रहा है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर महियोन धीरे से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और अगले ही पल उसकी शक्ति पूरे कमरे में फैल जाती है। एक भयंकर दबाव पूरे क्लासरूम को हिला देता है। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और खिड़कियां तक कांप उठती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महियोन अपनी जगह से हिला तक नहीं। एस्मोडियस पसीने से भीग जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर डीमन किंग की ताकत अभी से इतनी है तो पूरी शक्ति जागने पर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। आखिरकार एस्मोडियस फैसला करता है कि अभी लड़ना सही नहीं होगा। वह पीछे हट जाता है और सोचता है, फिलहाल इसे एंजल के भरोसे छोड़ना ही बेहतर है। मैं बस देखूंगा कि आगे क्या होता है। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। डीमन लड़की भी उसके पीछे निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजरें लगातार महियोन पर ही टिकी रहती। उधर वही चश्मा पहनने वाला कमजोर दिखने वाला लड़का ये सब दूर से देख रहा था। वह अपने मन में कहता है, डेमन किंग और एपोस्टल, शायद अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी चाल चलूं। साफ था कि वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्कूल की छुट्टी के बाद महियोन अकेला घर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ बदमाश उसी चश्मे वाले लड़के को घेर लेते हैं। बिना कोई वजह बताए वे उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके चश्मे दूर जाकर टूटने वाले होते हैं। वह घबराकर सबसे पहले अपने चश्मे की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी वह चश्मा था। तभी महियोन आगे बढ़कर चश्मा उठा लेता है और उसे वापस दे देता है। चश्मा पहनने वाला लड़का महियोन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसी पल महियोन की लाल आंखें फिर से चमक उठती हैं और वह अपने सिर को पकड़ लेता है। उसके अंदर मौजूद डीमन किंग की शक्ति अभी भी उसे परेशान कर रही थी। यहीं से कहानी में एक नया और रहस्यमयी किरदार पूरी तरह सामने आने वाला था, जो आगे चलकर महियोन की किस्मत बदल देगा। महियोन बिना किसी डर के उन गुंडों के सामने खड़ा हो जाता है। जमीन पर पड़ा चश्मे वाला लड़का उसे हैरानी से देखता रहता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को उसके लिए खड़ा होते नहीं देखा था। महियोन बस हल्का सा मुस्कुराता है। अगले ही पल वह बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही किक में पहले गुंडे को हवा में उछाल देता है। दूसरा कुछ समझ पाता उससे पहले महियोन उसे भी जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। बाकी गुंडे गुस्से में उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन महियोन के लिए वे किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थे। वह आराम से हर अटैक से बचता है और एक एक करके सभी को गिरा देता है। जमीन पर पड़ा चश्मे वाला लड़का यह सब देखकर दंग रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, इस पागल दुनिया में पहली बार मैंने किसी सच्चे सेवर को देखा है। महियोन उसका टूटा हुआ ग्लासेस उठाकर उसे वापस देता है और कहता है, लो, और हाँ, रास्ता भी यहीं से है। मैं खुद भी थोड़ा लॉस्ट हो गया था। लड़का उसकी तरफ कृतज्ञता से देखता रहता है। उसे पहली बार किसी इंसान की अच्छाई महसूस हुई थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी ज्यों सा यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर वही डरावनी स्माइल आ जाती है। हाथ में नाइफ घुमाते हुए वह धीरे से कहती है, अब तो तुम कभी बच नहीं पाओगे महियोन, सिर्फ मैं ही तुम्हें किल कर सकती हूँ। उसी समय महियोन की बचपन की फ्रेंड
उसके पास आती है। वह नोटिस करती है कि पिछले कुछ दिनों से मह्योन का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया है। पहले वह डरपोक और शांत रहता था, लेकिन अब उसके अंदर अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था। वो पूछती है, आखिर हुआ क्या है? तुम बिल्कुल अलग लग रहे। मह्योन मुस्कुराकर बात टाल देता है। लड़की समझ जाती है कि वह कुछ छिपा रहा है। फिर वह एक और बात बताती है, मह्योन, इस वीकेंड मैं डबल डेट पर जा रही हूँ, लेकिन दूसरी लड़की के साथ जाने वाला लड़का अचानक मना कर गया। अब मुझे किसी और की जरूरत है, क्या तुम चलोगे? मह्योन पहले तो चुप रहता है, लेकिन आखिरकार यस कह देता है। दूर खड़ी ज्योंसा यह सब सुन लेती है। उसके चेहरे की स्माइल और भी खतरनाक हो जाती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई दूसरी लड़की मह्योन के करीब आए। उधर वही चश्मे वाला लड़का फिर से कुछ गुंडों के हाथों फंस जाता है। इस बार वे उसे बेरहमी से पीट रहे थे। तभी मह्योन वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही चश्मे वाला लड़का चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने यह सीन पहले भी कहीं देखा हो। वह कांपती आवाज में पूछता है, क्या क्या गॉड ने आपको मेरी हेल्प के लिए भेजा है? मह्योन उसके अजीब सवाल पर बस उसे घूर कर देखता रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों साथ साथ सड़क पर चलने लगते हैं। चश्मे वाला लड़का बहुत अजीब तरीके से बात करता रहता है। उसकी हर बात इतनी रहस्यमयी होती है कि मह्योन खुद सोचने लगता है, आखिर इस लड़के का दिमाग ठीक है भी या नहीं। और यहीं से कहानी में एक नए बेहद रहस्यमयी कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो आगे चलकर मह्योन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। ज्योंसा पूरी रात सो ही नहीं पाती। कल मह्योन के साथ उसकी पहली डाइट थी। वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती रहती है। उसकी पूरी दीवार पर अलग अलग गन्स, सोर्ड्स और डेडली वेपन्स टंगे हुए थे, लेकिन पहली बार वह किसी मिशन की नहीं बल्कि अपनी ड्रेस की चिंता कर रही थी। वह खुद से बड़बड़ाती है, कल क्या पहनूं? ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। आखिर मुझे करना क्या चाहिए? रात के 2 बजे AM बज चुके थे, लेकिन वह अब भी अलग अलग कपड़े ट्राई कर रही थी। अगले दिन मह्योन अपनी बचपन की फ्रेंड और चश्मे वाले लड़के के साथ तय जगह पहुंच जाता है। तभी ज्योंसा भी वहां आ जाती है। मह्योन उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ? जियोन मुस्कुराकर कहती है। कोइंसिडेंस शायद। असल में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उसने पूरी प्लानिंग करके खुद को इस डेट का हिस्सा बनाया था। चारों लोग अमेंसमेंट पार्क पहुंचते हैं। मह्योन और उसकी फ्रेंड इसे बस एक नॉर्मल आउटिंग समझ रहे थे, लेकिन जियोन के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग डेट थी। उसकी एक्साइटमेंट लिटरली एनर्जी चार्ज्ड मोड में पहुंच चुकी थी। वे लोग कासल के सामने फोटोज लेते हैं, पूरे पार्क में घूमते हैं और फिर रोलर कोस्टर की लाइन में लगते हैं। मह्योन और जियोन साथ बैठते हैं। राइड शुरू होते ही बाकी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जियोन बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बैठी रहती है। वह मन ही मन सोचती है, डेमन से लड़ने वाली मेरे लिए ये राइड्स तो बच्चों का खेल है। राइड खत्म होने के बाद माहून की फ्रेंड खुशी से चिल्लाती है, नेक्स्ट राइड। लेकिन चश्मे वाला लड़का पूरी तरह चक्कर खाकर बेहोश होने की हालत में पहुंच चुका था। उसके बाद वे जायंट ड्रॉप टावर पर जाते हैं। जैसे ही राइड ऊपर पहुंचकर अचानक नीचे गिरती है, पूरे पार्क में चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन जियोन के चेहरे पर अब भी वही क्रीपी स्माइल बनी रहती है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। मह्योन की फ्रेंड मिंट चोको आइसक्रीम लेकर खुश थी। चश्मे वाला लड़का भी वही फ्लेवर खा रहा था। जियोन धीरे से मह्योन के पास सरकती है और अपना आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, टेस्ट करोगे? मह्योन बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ देखता है। फिर वह धीरे से बोलता है, मैं बस वायलेंस और ब्लडशेड की दुनिया का इंसान हूँ। ऐसी पीसफुल जगह पर खुद को फिट नहीं कर पा रहा। उसी समय कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। डीमन वर्ल्ड में एक ऊंचे दर्जे का डीमन बाकी डीमंस के सामने खड़ा था। वह रिपोर्ट देता है, ओह डीमन, इंसानों की दुनिया में कुछ बदल रहा है। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर अचानक माहून और जियों पर पड़ती है। दूर से मह्योन के शरीर से निकल रही अजीब ऑरा देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और दूसरी तरफ जियोन मह्योन के साथ बैठी हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे दुनिया की किसी और चीज से कोई मतलब ही ना। मह्योन की डेट खत्म होने के बाद एक और जगह पर कहानी आगे बढ़ती है। ग्रे हेड अपोस्टल एक कैफे में ब्लॉन्ड एंजल से मिलने आता है। एंजल मुस्कुराकर कहती है, ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बात इतनी आसानी से मान जाओगे। अपोस्टल शांति से कॉफी पीते हुए जवाब देता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर एंजल अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाती है। स्क्रीन पर मह्योन और जियोन के साथ घूमते हुए फोटो थी। अपोस्टल एक नजर फोटो पर डालता है और तुरंत समझ जाता है, इतनी बड़ी भीड़ में अगर डीमंस ने हमला किया तो सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होंगी। दूसरी तरफ जियोन का दिमाग पूरी तरह डेट पर लगा हुआ था। वह इतनी नर्वस थी कि मह्योन के सामने ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मह्योन पूछता है, क्या हुआ? राइड पर नहीं आ रही? जियोन तुरंत बहाना बनाती है, ना नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं वेट करती हूँ। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है और फिर से नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दोनों एक अजीब सी अट्रैक्शन वाली राइड में बैठते हैं, जहाँ अंदर पूरी जगह अंधेरा था। राइड के बीच अचानक मह्योन की नाक से खून निकलने लगता है। वह खुद भी चौंक जाता है। जियोन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, कैसी लगी ये राइड मह्योन? मह्योन गर्दन से खून पोंछते हुए बोलता है, कुछ खास नहीं। जियोन हंसते हुए कहती है, गुड, स्पेयर क्लॉथ्स काम आएंगे। असल में उसे पहले से पता था कि मह्योन का शरीर डीमंस की प्रेजेंस पर रिएक्ट करता है। मह्योन अपनी जैकेट उतारकर ब्लैक टी शर्ट पहन लेता है। जियोन उसे देखकर ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर वही डेंजरस स्माइल बनाए रखती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और हॉन्टेड हाउस के सामने पहुंच जाते हैं। मह्योन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो, हेल जैसा होगा तो शायद थोड़ा फेमिलियर लगे। जियोन तुरंत जवाब देती है, अगर हेल भी तुम्हारे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों हॉन्टेड हाउस के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अंधेरे में अचानक एक हुड पहने डरावना गोस्ट उनके सामने आ जाता है, लेकिन मह्योन जरा भी नहीं डरता। वह बस उस गोस्ट को ठंडी नजरों से देखता रहता है और यहीं से उनकी डेट एक बिल्कुल
अलग डायरेक्शन लेने वाली थी। हॉन्टेड हाउस के अंदर घुसते ही मह्यून और जियोन को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ अजीब है। बाकी विजिटर्स जहाँ फेक गोस्ट देखकर डर रहे थे, वहीं मह्यून बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तभी अचानक एक हुड पहना हुआ गोस्ट जोर जोर से कांपने लगता है। उसके पास खड़ा दूसरा मॉन्स्टर मास्क वाला भी घबरा जाता है। उन्हें महसूस हो जाता है कि उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक असली डीमन खड़ा है। मह्यून अपने शरीर में उठ रही बेचैनी को दबाने की कोशिश करता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, सिर दर्द से फटने लगता है और उसके अंदर छिपी डेमनिक पावर बाहर आने लगती है। जियोन तुरंत समझ जाती है कि मह्यून अपना कंट्रोल खोने वाला है, इसलिए वह पीछे से उसे कसकर पकड़ लेती है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मह्यून की हालत हर सेकंड बिगड़ती जाती है। वह घुटनों पर गिर जाता है, गला पकड़कर दर्द से कराहने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जियोन उसे देखकर मुस्कुराती भी है और चिंतित भी होती है। वह धीरे से कहती है, आई लाइक यू मह्यून, द मोर यू सर्वाइव द मोर आई लाइक यू। उसके लिए मह्यून जितना मौत के करीब जाता है और फिर भी जिंदा लौट आता है, उतना ही वह उसकी तरफ खींचती चली जाती है। उसी दौरान हॉन्टेड हाउस में छिपे हुए असली डीमंस एक एक करके उसके हाथों खत्म हो जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ खून के निशान बच जाते हैं। कुछ देर बाद हॉन्टेड हाउस को अचानक क्लोज्ड ड्यू टू इंटरनल सर्कमस्टेंसेस का नोटिस लगाकर बंद कर दिया जाता है। बाहर वंग मह्यून का दोस्त और वह लड़की जो उनके साथ घूम रही थी दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। लड़की मजाक में कहती है कि शायद मह्यून की डेट उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। वह हंसते हुए बताती है कि चाहे कोई फेवर हो या ग्रज, वह हमेशा उसका बदला चुकाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अंदर अभी अभी असली डीमंस का सफाया हुआ है और जियोन ने एक गार्डियन एंजल की तरह मह्यून को कंट्रोल से बाहर जाने से रोक लिया। थोड़ी देर बाद मह्यून और जियोन बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बाकी दोस्तों के साथ बैठकर रात में फायरवर्क्स देखने लगते हैं। दोस्त उनसे पूछते हैं, व्हाट वर यू इवन डूइंग? दैट टुक फॉरएवर। मह्यून बिना कोई सच बताए मुस्कुराकर जवाब देता है, आई सिंपली गॉट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल हैंगिंग अराउंड। जियोन उसके जवाब पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अंदर कोई खतरनाक लड़ाई हुई ही ना हो। फायरवर्क्स के बीच जियोन धीरे धीरे मह्यून के और करीब आने लगती है, जबकि मह्यून अब भी समझ नहीं पा रहा कि उसके अंदर उठ रही अजीब बेचैनी आखिर किस वजह से है। उधर दूसरी तरफ ग्रे हेयर्ड अपोस्टल एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंचता है, जहां अंधेरे कमरे में बैठा एक मिस्टीरियस सीनियर उससे पूछता है कि हॉन्टेड हाउस में क्या हुआ था। अपोस्टल घबराया हुआ बताता है कि वहां मौजूद इन्फिल्ट्रेटेड अपोस्टल की रिपोर्ट सही नहीं थी और पूरी सिचुएशन उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। तभी सीन वापस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाता है। खून से सनी सफेद टी शर्ट पहने जॉन दो खून से रंगे हुए डैगर्स हाथ में लेकर लाशों के बीच खड़ी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब लेकिन संतुष्ट मुस्कान होती है, जिससे साफ पता चलता है कि असली मैसेकर उसी ने किया था और अब मह्यून को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगले दिन जियोन फिर से अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अकेली बच्चों के पार्क में पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता और वह मन ही मन सोचती है कि उसे किसी चीज से कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। तभी एक अजनबी आदमी बच्चों के सामने दोस्ताना बनने का नाटक करते हुए उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है। लेकिन जियोन उसकी असली नीयत तुरंत समझ जाती है। आदमी जैसे ही उसे छूने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके पीछे एक काले चोगे वाला मिस्टीरियस प्रीस्ट जैसा व्यक्ति प्रकट हो जाता है। अगले ही पल उस आदमी का शरीर राख की तरह बिखर जाता है, जैसे किसी ने बिना छुए उसकी जान निकाल ली हो। जियोन बस शांत खड़ी उसे देखती रहती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जब कोई उसे मारने की कोशिश करता है और वह बच जाती है, तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा होती है। वह धीरे से मुस्कुराकर सोचती है, आई एम अलाइव। इसके बाद वह उस मिस्टीरियस प्रीस्ट का हाथ पकड़कर एक चर्च की ओर चली जाती है, जहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। सुबह 8:55 बजे जियोन देर से उठती है और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भागती है। रास्ते में उसकी मुलाकात मह्यून के चश्मा पहने दोस्त से होती है। लड़का उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन जियोन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगती है। वह उससे पूछती है कि मह्यून कहाँ है और उसकी हालत कैसी है। लड़का बताता है कि उसने पहले मह्यून से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह हार गया था। जियोन उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मह्यून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लड़के को समझ नहीं आता कि वह मह्यून की इतनी चिंता क्यों करती है। स्कूल पहुंचने के बाद मह्यून अपनी क्लास में बैठा होता है। तभी वही ब्लॉन्ड लड़की उसके पास आकर फिर से बातचीत शुरू करती है। वह खुलकर मान लेती है कि उसकी नजर शुरू से मह्यून पर थी, क्योंकि उसे शक है कि वही डीमन किंग हो सकता है। मह्यून बिना कोई रिएक्शन दिए उसकी बातें सुनता रहता है, जबकि लड़की मजाक में पूछती है कि इतने बदमाश डीमन को आखिर वह कैसे डिसिप्लिन करने वाला है। दोनों की बातों के दौरान ग्रे हेयर्ड अपोस्टल दूर से उन्हें देख रहा होता है। वह मन ही मन परेशान होकर सोचता है, वेयर्स एंजल नाउ, क्योंकि जिस एंजल पर उन्हें भरोसा था वह अचानक गायब हो चुकी है। उसी समय जियोन क्लास में पहुंचती है और सीधे मह्यून के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह हंसते हुए उससे बातें करने लगती है, जबकि मह्यून भी उसके साथ सामान्य तरीके से बात करता है। ये नजारा देखकर ग्रे हेयर्ड अपोस्टल और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लगता है कि जॉन माहून के बहुत करीब आती जा रही है और उसकी मौजूदगी उनकी पूरी योजना को बिगाड़ सकती है। लेकिन असली खतरा कहीं और छिपा होता है। स्कूल की बिल्डिंग से काफी दूर एक अंधेरी जगह पर कोई अननोन स्नाइपर अपनी राइफल का स्कोप मह्यून और जियोन की तरफ सेट कर चुका होता है। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि अगले ही पल दोनों में से कोई एक घातक अटैक का निशाना बनने वाला है। जैसे ही स्नाइपर ट्रिगर दबाता है, एक बेहद तेज हमला मह्यून की तरफ आता है, लेकिन
मह्यून आखिरी पल में उसे महसूस कर लेता है और अपनी दानवी शक्ति छोड़ते ही जमीन तक हिलने लगती है। हमला उसे बुरी तरह घायल कर देता है और वह खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। ब्लॉन्ड लड़की घबरा जाती है, लेकिन जियो बस चुपचाप उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। वह मन ही मन सोचती है कि उसने हमेशा दानवों को मरते और राख बनकर बिखरते देखा है, लेकिन कभी उनके चेहरे या उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसका अपना दिल भी हमेशा उन्हीं की तरह खाली रहा है। फिर भी मह्यून को इस हालत में देखकर उसके भीतर पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे समझ नहीं आता कि यह दर्द आखिर क्यों महसूस हो रहा है। उसी समय जियो को अपने बचपन का वह चर्च याद आता है जहां उसे अपोस्टल ने एक पवित्र भाला यानी होली स्पेयर दिया था। उससे पहले उसे एक शपथ दिलाई गई थी कि वह अपना पूरा जीवन दानवों के विनाश के लिए समर्पित करेगी और इस रेलिक का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगी। जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह शपथ ले ली थी, लेकिन उस समय भी उसके दिल में कोई भावना नहीं थी। अब वह उसी होली स्पेयर को याद करती है और सोचती है कि क्या सच में ऐसा हथियार उसके असली इरादों को अपने अंदर समेट सकता है। फिर उसकी नजर दोबारा मह्यून के घायल शरीर पर पड़ती है और वह पहली बार डर जाती है। उसके मन में बस एक सवाल गूंजता है, क्या मह्यून सच में मर गया? उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसके दिल में जो भावना जन्म ले रही है वही उस प्यार का परिणाम है जिसे वह अब तक समझ ही नहीं पाई थी। लेकिन अगले ही पल मौसम बदल जाता है। तेज बारिश शुरू होती है और मह्यून अचानक हिलने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद वह खून थूकते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है, जैसे मौत भी उसे रोक नहीं सकी। ब्लॉन्ड लड़की राहत की सांस लेती है, जबकि जियोन बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रहती है। मह्यून हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों फिर वहां से साथ साथ चलने लगते हैं, लेकिन जियोन की नजर अचानक जमीन पर पड़े उसी होली स्पीयर पर चली जाती है। वह उसे हाथ में उठाती है और उसके अंदर एक अनजानी धड़कन महसूस होती है। वह सोचती है कि उसने अनगिनत दानवों को मारा है, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद वह सच में मह्यून को खो सकती थी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। अगले दिन मह्यून और ब्लॉन्ड लड़की स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में ब्लॉन्ड लड़की उससे कहती है कि अब उनका पहला काम उस स्नाइपर को ढूंढकर पकड़ना होगा जिसने उन पर हमला किया था। मह्यून अपनी मुट्ठी कसकर हामी भर देता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वही स्नाइपर अभी भी कहीं दूर एक इमारत की छत पर बैठा हुआ है। वो फिर से अपनी स्नाइपर राइफल का स्कोप माहून की तरफ सेट करता है और ट्रिगर पर उंगली रख देता है। दूसरी तरफ जियोन अचानक रुक जाती है। बिना कुछ देखे ही उसे किसी अनजान खतरे का एहसास होने लगता है। उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि अगला हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जियो के मन में अब एक अजीब सी इच्छा जन्म लेने लगी थी। क्लास में बैठे बैठे वह अपनी ही कल्पनाओं में खो जाती है। वह खुद को दुल्हन के जोड़े में मह्यून के साथ शादी करते हुए देखती है और अपोस्टल उससे पूछता है कि क्या वह एक पत्नी के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कसम खाती है। जियोन बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर हाँ कह देती है, लेकिन अगले ही पल उसकी कल्पना टूट जाती है और वह वापस क्लासरूम में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ दानवों को मारना सीखा हो, वह अब शादी और प्यार जैसे सपने क्यों देखने लगी। वह खुद से कहती है कि शायद ऐसी चीजें उसके लिए कभी नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं न कहीं मह्यून के साथ रहने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी समय मह्यून भी क्लास में बैठा जियोन को चुपचाप देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि पिछले कुछ दिनों से जियोन पूरी तरह बदल गई है। पहले वह हर थोड़े समय बाद उसे मारने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वह थकी हुई और खोई खोई सी लगती है। दूसरी तरफ जियोन अपनी दोस्त के साथ बाहर पार्क में बैठती है। उसकी दोस्त उसे देखकर पूछती है कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है। जियोन पहली बार किसी से अपने मन की बात कहती है। वो बताती है कि उसका दिल जो हमेशा खाली था, अब धीरे धीरे किसी चीज से भरता हुआ महसूस हो रहा है। उसे डर है कि अगर ये भावनाएं सच में पूरी तरह भर गईं, तो उसके साथ क्या होगा। उसकी दोस्त उसे सिर्फ एक जूस पकड़ाकर कहती है कि कभी कभी इंसान को अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। जियोन चुपचाप जूस पीते हुए सोचती रहती है कि क्या सच में दिल का भर जाना गलत नहीं है। दूसरी तरफ मह्यून अपने दोस्त के साथ कुछ गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चल गया कि ये लोग यहाँ मिलेंगे। मह्यून हंसकर कहता है कि जियोन कई दिनों से उसे मारने नहीं आई, इसलिए वह बोर हो गया और खुद ही कुछ करने निकल पड़ा। फिर अचानक उसे जियोन की याद आती है। वह सोचता है कि पहले उसकी हिंसक हरकतें ही उसे सबसे ज्यादा रोमांचित करती थीं, लेकिन अब उसके बिना सब कुछ फीका लगने लगा है। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि शायद जियोन किसी बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रही होगी। महायुन भी मुस्कुराकर यही सोचने लगता है कि हो सकता है अगली बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस पर हमला करे। उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वह जियोन का इंतजार करने लगा है। इसी बीच रात होते ही अपोस्टल पॉल अपने मिशन की रिपोर्ट देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक उसे पता चलता है कि जिस विशेष इरेडिकेशन यूनिट को भेजा गया था, उससे संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। यह सुनकर वह तुरंत समझ जाता है कि मामला साधारण नहीं है। उसके मन में शक पैदा होता है कि इस मिशन के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह किसी भी हाल में उनकी रियूनियन को इन कमजोर लोगों की वजह से खराब नहीं होने देगा। उसके लाल चमकते हुए आंखों से साफ पता चलता है कि अब कहानी में एक और बेहद खतरनाक दुश्मन की एंट्री होने वाली है, जो मह्यून और जियोन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर की शुरुआत जयोन से होती है। वह अपने कमरे में फर्श पर बैठी होती है और उसके चारों तरफ अलग अलग तरह की गन्स और वेपन्स रखे होते हैं। पहली बार वह सीरियसली सोच रही होती है कि मिशन पर कौन सा वेपन लेकर जाए। पहले उसके लिए सिर्फ स्पीयर ही काफी होता था, लेकिन माह्युन से मिलने के बाद उसे लगने लगा है कि शायद इस बार कुछ अलग करना पड़े। दूसरी तरफ माह्युन और एंजल स्कूल ट्रिप के लिए मिलते हैं। एंजल हमेशा
हमेशा की तरह उसके साथ रहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जयोन भी वहाँ पहुंच जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखते ही बिना कुछ बोले रिवलरी शुरू कर देती हैं। एंजल मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस होती है क्योंकि जयोन लगातार माह्यून के पास रहती है। जयोन भी उसे देखकर हल्की सी चैलेंज वाली स्माइल देती है। उनके साथ माह्यून का चश्मे वाला दोस्त और एक दूसरी फीमेल क्लासमेट भी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। बस स्टैंड की तरफ चलते हुए सब नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन जयोन की पूरी अटेंशन सिर्फ माह्यून पर होती है। बस में बैठने के बाद माह्यून खिड़की के पास आंखें बंद करके आराम करने लगता है। जयोन उसके बिल्कुल पास बैठकर चुपचाप उसे देखती रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, अगर मैं इसे सच में मार दूं तो क्या इस बार मेरे अंदर कुछ बदल जाएगा? माह्यून कैजुअली कहता है कि चाहे जयोन उस पर कितनी भी बार हमला करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जयोन और भी कंफ्यूज हो जाती है। उसके लिए माह्यून बाकी सभी डीमंस से बिल्कुल अलग है। बस में एंजल सामने बैठी दोनों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर साफ झेलसी दिखाई देती है क्योंकि उसे जॉयन का माह्यून के इतना करीब होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। सफर के दौरान माह्यून के दिमाग में डीमन किंग की याद और आने वाले खतरे की इमेज आती है। उसे महसूस होने लगता है कि यह स्कूल ट्रिप उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। सभी लोग नीचे उतरकर कैंप एरिया की तरफ चलने लगते हैं। कुछ पल के लिए जॉयन और माह्यून एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट भी है और एक अजीब सी टेंशन भी। इसी बीच दूसरी तरफ हुडेड प्रीस्ट को पता चलता है कि उसकी स्पेशल इरेडिकेशन टीम से कॉन्टैक्ट पूरी तरह टूट चुका है। वह हंसते हुए कहता है कि कोई साधारण दुश्मन ऐसा नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, च्योंसा चिंता मत करो, हमारी रियूनियन को कोई नहीं रोक सकता। इस डायलॉग से साफ हो जाता है कि असली विलन भी अपनी चाल चल चुका है। अब स्कूल ट्रिप सिर्फ एक आउटिंग नहीं रही, बल्कि एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत बनने वाली है। जियोन और माह्यून एक ही ट्रिप पर हैं। एंजल की जेलसी लगातार बढ़ रही है। माह्यून को आने वाले खतरे का एहसास होने लगा है, जबकि हुडेड प्रीस्ट अपनी अगली योजना शुरू कर चुका है। जियोन अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वह एक होली नाइट थी। उस समय उसके सामने एक डीमन घुटनों पर बैठा था और कह रहा था कि सब कुछ बेकार है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जियोन बिना किसी इमोशन के अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है और उसे खत्म कर देती है। यही उसकी पुरानी सोच थी। डीमंस को मारना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी वापस स्कूल ट्रिप पर आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स कैबिन के अंदर मैप देखकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि सबसे पहले कहां जाना है। माह्यून मजाक में मैप उठाकर फेंक देता है और कहता है कि इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है, बस एंजॉय करो। सभी उसकी हरकत देखकर हंसने लगते हैं। जयोन एक कोने में चुपचाप बैठी सिर्फ माह्यून को देख रही होती है। उसे महसूस हो रहा है कि पहले की तरह उसके अंदर सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं बची है, अब उसके इमोशंस बदलने लगे हैं। इसी दौरान एंजल बार बार माह्यून के करीब आने की कोशिश करती है। दूसरी लड़की मजाक में एंजल को जयोन के साथ टीज करती है, लेकिन जयोन सिर्फ हल्की सी मुस्कुराती है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अब उसे एंजल से जलन नहीं, बल्कि सिर्फ माह्यून की चिंता है। कुछ देर बाद सभी लोग रिवर साइड की तरफ घूमने निकलते हैं। वहाँ एंजल एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि उसे बच्चों वाले गेम्स पसंद नहीं है। तभी पीछे से उसकी दोस्त उसे हल्का सा धक्का दे देती है। छपक, एंजल सीधे नदी में गिर जाती है। उसके पूरे कपड़े भीग जाते हैं। बाकी सभी हंसने लगते हैं और माह्यून का दोस्त भी हंसी नहीं रोक पाता। एंजल गुस्से से सबको घूरती रहती है, लेकिन उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता। उसी समय माह्यून और जयोन बाकी ग्रुप से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। चलते चलते माह्यून अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहता है, कुछ अजीब है, मुझे आसपास जरा भी डेमोनिक ऑरा या किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रही। जयोन भी तुरंत अलर्ट हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि इतनी शांति बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तभी उनके सामने अचानक एक हुडेड प्रीस्ट प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान होती है। माह्यून हैरान होकर कहता है, मैंने तो अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छुपा रखी थी, फिर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? प्रीस्ट मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उसे उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। जयोन इंस्टिंक्टिवली उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे माह्यून को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल प्रीस्ट अपनी रोब के अंदर से एक तेज ब्लेड निकालता है और बिजली जैसी स्पीड से जॉयन की तरफ हमला कर देता है। स्कूल ट्रिप का फन एटमॉस्फेयर एक पल में खत्म हो जाता है। माह्यून और जयोन को एहसास हो जाता है कि असली दुश्मन आखिरकार उनके सामने आ चुका है। हुडेड प्रीस्ट ने सीधे अटैक शुरू कर दिया है। कई साल पहले जब किम चोंसा अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई थी, उसने पहली बार जयोन को एक डीमन को खत्म करते हुए देखा था। डीमन मरने के बाद उसका शरीर बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह गायब हो गया। किम ये देखकर पूरी तरह एक्साइटेड हो गई। वो मुस्कुराते हुए जयोन के पास आई और बोली, मिशन कंप्लीट, थैंक यू फॉर योर हेल्प। लेकिन जयोन ने उसकी तरफ बिना किसी इमोशन के देखा और कुछ नहीं कहा। उस दिन किम को पहली बार एहसास हुआ कि किसी डीमन को जयोन के हाथों मरते देखना उसे अजीब तरह की खुशी देता है। उसी पल से वो जयोन की दीवानी बन गई। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी वापस जंगल में लौटती है। हुडेड प्रीस्ट के अचानक किए गए नाइफ अटैक से माह्यून के सीने पर गहरा घाव लग जाता है। जयोन शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि अटैक इतनी आसानी से कैसे लग गया। लेकिन अगले ही पल माह्यून मुस्कुराकर कहता है, इतने कमजोर इंट्रूडर के अटैक से मुझे कुछ नहीं होगा। प्रीस्ट अपना हुड थोड़ा हटाता है। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ और एक आंख खराब होती है। वह जयोन की तरफ देखकर धीरे धीरे बोलता है, इस गंदी और बदसूरत दुनिया में तुम मेरे लिए एक रोशनी की तरह थी। वह बताता है कि जयोन की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने अपना पुराना नाम, अपना पुराना जीवन और अपनी पहचान सब छोड़ दी। ऑर्गेनाइजेशन ने उससे अपोस्टल का दर्जा भी छीन लिया, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। वह जयोन की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर कहता है, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों मर सकूं तो वही मेरे लिए काफी होगा। जयोन उसे ठंडे चेहरे से देखकर कहती है, मैं तुम्हारा प्यार कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जूडस।
प्रीस्ट मुस्कुराकर कहता है कि उसी प्यार की वजह से उसने अनगिनत मिशंस पूरे की। अगर जेऑन उससे नफरत भी करती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेऑन उसे रोकते हुए कहती है, बस करो, ऐसी बेकार बातें मत करो। लेकिन जूडस अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वह हाथ में पकड़ा हुआ नाइफ कसकर पकड़ता है और सीधे माह्योन की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार माह्योन पहले से तैयार था। वह एक ही पंच में जूड्स को जमीन पर पटक देता है। जूड्स के मुंह से खून निकलने लगता है और वह उठ भी नहीं पाता। तभी माह्योन उसकी जेब में रखा एक छोटा रिमोट डिवाइस देख लेता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, क्लिक, जूडस रिमोट का बटन दबा देता है। अगले ही पल बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन पूरे इलाके को हिला देता है। जूडस का असली मकसद लड़ाई जीतना नहीं था। उसने पहले से ही पूरा ट्रैप तैयार कर रखा था। अब माह्योन और जायोन उस भयानक एक्सप्लोजन के बीच फंस चुके हैं। एक्सप्लोजन के बाद पूरा इलाका धुएं और आग से भर जाता है। दूर खड़ी ब्लॉन्ड डीमन गर्ल तुरंत समझ जाती है कि इतनी बड़ी आवाज जेऑन नहीं कर सकती। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। वह तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है और मन ही मन कहती है, डेमन किंग, मैं आ रही हूँ। इंसानों के बीच ज्यादा समय बिताने की वजह से मैं कमजोर हो गई थी। इसी बीच अचानक कोई पीछे से उसका मुंह बंद कर देता है। वह घबरा जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो वह सिल्वर हेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर होता है। वह उसे धीरे से चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, अभी बाहर मत जाओ, फिलहाल डीमन किंग सुरक्षित है। उधर एक्सप्लोजन के धुएं के बीच माह्योन बाहर निकलता है, लेकिन अब उसके शरीर में बड़ा बदलाव आ चुका है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, सिर पर 2 काले सींग निकल आते हैं और उसका पूरा शरीर डेमोनिक एनर्जी से भर जाता है। जूडस ये देखकर भी हंसता है और कहता है, तो आखिर तुम्हारा असली रूप सामने आ ही गया। वह नाइफ निकालकर फिर हमला करता है, लेकिन इस बार माह्योन बिल्कुल नहीं डरता। वह आराम से अटैक रोक देता है। जूडस चौंक जाता है क्योंकि माह्योन की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। सिल्वर हेड आदमी ब्लॉन्ड गर्ल से कहता है, सबसे बड़ा खतरा उस ट्रेटर से भी बड़ा है। अगर डीमन किंग पूरी तरह जाग गया तो सब खत्म हो सकता है। ब्लॉन्ड गर्ल घबराकर माह्योन की तरफ देखती रहती है। दूसरी तरफ जूडस पागलों की तरह हंसते हुए जेऑन से कहता है, देखा, जिसे तुम प्यार करती हो वही असली डीमन किंग है। लेकिन जेऑन बिल्कुल शांत रहती है। अचानक जूडस फिर से माह्योन पर नाइफ लेकर टूट पड़ता है। उसी समय जेऑन की आंखों का रंग बदल जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार भयानक किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। वह एक ही झटके में जूडस का हाथ पकड़ लेती है और उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाती है कि वह सांस भी नहीं ले पाता। जूडस की आंखें डर से फैल जाती हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि जेऑन सच में उसे मार सकती है। लेकिन उसी पल माह्योन आगे बढ़कर जेऑन के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही जेऑन उसकी तरफ देखती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। माह्योन भी अपने डिमोनिक फॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं और वह अपने कान को छूकर खुद को शांत करता है। अब जेऑन, माह्योन और जूडस तीनों आमने सामने खड़े हैं। माह्योन का डीमन किंग रूप बाहर आ चुका है। जेऑन पहली बार पूरी किलिंग इंटेंट के साथ दिखाई दी है और जूडस अपनी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अगले चैप्टर में इन तीनों के बीच होने वाला फैसला कहानी को पूरी तरह बदल देगा।